उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। जख्मी उमेश पाल शूटर असद से जूझते हुए इसमें नजर आ रहा है। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे उमेश पाल इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। जब हमला किया गया था उमेश पाल पर, उस वक्त जब वो जान बचा करके भागने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त का ये 32 सेकंड का वीडियो जो कि इस वक्त वायरल भी हो रहा है और सामने आया है। ये नया सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में जख्मी उमेश पाल इसमें नजर आ रहे हैं। असद से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी गली में भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उस दौरान शूटर्स की तरफ से एक बार फिर यहाँ फायरिंग की गई थी और उस दौरान उमेश पाल की मौत हो गई थी, लेकिन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर दरअसल उमेश पाल का घर है और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश की गई थी उमेश पाल की तरफ से। ये उसी गली की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज जहां पर उमेश पाल ने भागने की कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि मौत हो गई थी उमेश पाल की, हत्या कर दी गई थी। तो उमेश पाल हत्याकांड में ये नया सीसीटीवी फुटेज और एबीपी गंगा के पास सबसे पहले आप ये देख रहे हैं और सबसे नया फुटेज है ये जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था उस दिन का, जब उमेश पाल को मारने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। हालांकि उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, वहां से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज 32 सेकंड का बताया जा रहा है और इस 32 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है तो उमेश पाल ने भागने की कोशिश की और 7 मीटर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे, वो भी पीछे पीछे भागे हैं। लेकिन उमेश पाल को शूटर्स की तरफ से दिन दहाड़े यहां पर गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, नया सीसीटीवी फुटेज और ये सबसे नया है जो कि हमारे पास है एबीपी गंगा के पास और 32 सेकंड का ये वीडियो, इसमें नजर आ रहा है कि उमेश पाल ने वहां से भागने की कोशिश की थी, खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जी बिल्कुल, ये उमेश पाल शूटआउट केस का सबसे आखिरी वीडियो है, सबसे ताज़ा वीडियो है। और आपको बता दें कि इस पूरे सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो 32 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि उमेश पाल को पहले बाहर गोली मारी जाती है और गोली लगने के बाद वो घायल होते हैं और जान बचाने के लिए गली में घुसते हैं। और उसके बाद गली जो है उनके घर की गली है, उसमें एक शूटर उनका पीछा करता है और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो शूटर है वो माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। उमेश पाल को सिर में सटा करके गोली मारने की कोशिश की जाती है। हाथापाई उमेश पाल की शूटर के साथ होती है। हालांकि वो सिर में गोली नहीं लग पाती है, वो जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन पीछे से जो शूटर है उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। इसी बीच जो गनर राघवेंद्र है, जिसको पहले बाहर गोली लगी होती है, वो अंदर गली में भागता है उमेश पाल को बचाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम उन पर बम से हमला कर देता है। और बम का हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि वो पूरी तरीके से उनका जो शरीर है वो एकदम से जो है वो क्या कहते हैं बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। और वो बम के निशान जो है वो उमेश पाल के घर की जो गली है वो आज तक देखे जा सकते हैं। और यही वजह है कि उमेश पाल और जो गनर राघवेंद्र है दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि जान बचाने के लिए उन्होंने आखिरी समय तक किस तरह से जद्दोजहद की थी। और इसके साथ साथ जो शूटर थे वो किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी जान लेना चाहते थे। हालांकि उमेश पाल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद शूटरों ने जो है पीछे से उन्हें गोली मारी और वो बच नहीं सके। बिल्कुल मोइन, और विजुअल्स में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ बम भी फोड़ा गया है गली के अंदर, यानी कि प्लानिंग पहले से ही थी किस तरीके से मारना है और अगर बचने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी क्या कुछ करना है। हाँ देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो शूटर्स थे वो पूरे इरादे के साथ आए थे कि इसमें उमेश पाल की हत्या कर ही देनी है। और लेकिन उमेश पाल ने आखिरी समय तक दिलेरी दिखाई। हमने पहले के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें साफ तौर पर देखा था कि उमेश पाल जैसे ही कार से अपने उतरते हैं, जो शूटर मारा गया था उस्मान चौधरी, उसने पहली गोली उनको मारी थी और उसके बाद वो अपनी जान बचाने, गोली लगी होने के बावजूद वो जान बचाने के लिए गली में भागते हैं। एक शूटर उनका पीछा करता है, उनके एकदम नज़दीक आ जाता है, हाथापाई होती है और जो शूटर रहता है वो उमेश पाल को सिर पर गोली मारना चाहता है ताकि ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाए। लेकिन उमेश पाल उससे हाथापाई करते हैं, उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं। ये इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है।
वो उससे वही भागने आपके की पास कोशिश लौटते हैं, जरूर एक बार करते फिर हैं, से कुछ इस दूर वीडियो का भागते दिखाते भी हैं हैं, पुलिस स्क्रीन लेकिन पर। पीछे जिस से तरीके कई से जब ये वीडियो सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि उमेश पाल खुद को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कब कर रहे हैं, लेकिन शूटर्स की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, और जैसे ही बचने की कोशिश यहाँ पर की गई उमेश पाल की तरफ से, गनर जो कि सबसे पहले गली में भागा है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद बम से भी हमला कर दिया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है बम से भी हमला यहाँ पर किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, उमेश पाल जो कि यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे यहाँ पर शूटर्स भी भागे हैं। पहले गोली मारने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, बम से हमला कर दिया गया वहां पर मौजूद शूटर्स की तरफ से। और इन्हीं शूटर की तलाश में अब पुलिस लगी हुई है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जख्मी उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की है, आखिरी दम तक इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन शूटर्स जो पूरी प्लानिंग के तहत वहां पर पहुंचे थे, ना सिर्फ हथियार लेकर के बल्कि बम भी उनके पास से। और ये तस्वीर देखिए, बम से हमला कर दिया गया। जब बचने की कोशिश की उमेश पाल ने, खुद को बचाने की कोशिश की, तो बम का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया शूटर्स की तरफ से। गनर जो कि वहां पर भागता हुआ नजर आ रहा है, पहले उमेश पाल को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब जख्मी उमेश पाल गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जमीन पर पड़ रहते हैं, खुद को बचाने के लिए उठे और अपनी गली में भागते हुए नजर आए, और इसी दौरान बम से हमला बोल दिया गया, जिसके बाद उमेश पाल की वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रही हैं। ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उस वक्त की वो पूरी वारदात नजर आ रही है जो वहां पर हुआ कि उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी मौके पर जाकर बम से हमला कर दिया गया। और यही तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, बम के हमले के बाद उमेश पाल की मौत वहां पर हो जाती है। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, शूटर साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कई शूटर इस वारदात में शामिल थे। 5 शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी है। और ये जो सबसे ताज़ा सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तौर पर है, उसमें जो उमेश पाल से जूझता हुआ नजर आ रहा है। उमेश पाल को गोली लगी है, उसके बावजूद उन्हें फिर से सिर में सटाकर गोली मारने की कोशिश कर रहा है जो शूटर। दावा यह किया जा रहा है कि ये माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद ही है। तो 5 शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पहले 50,000 का था, फिर 2.5 लाख रुपया किया गया, फिर 5 लाख रुपए किया गया, लेकिन इनमें से एक भी शूटर अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, आज 21वां दिन है। हालांकि एक शूटर जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल था, जिसने उमेश पाल को सबसे पहली गोली मारी थी, उस्मान चौधरी, उसे जरूर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके साथ साथ अरबाज नाम का जो एक और शख्स, जो एक और आरोपी वारदात में शामिल था, जिस पर आरोप यह है कि वो गाड़ी जो है चला करके ले गया था, उसे वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन वारदात को सीधे तौर पर अंजाम देने वाले 5 शूटर, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, वो आज तक पकड़े नहीं जा सके। और जो उमेश पाल के परिवार वाले हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन शूटरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इससे उनको भी खतरा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है, 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज, जो कि घटना का सबसे आखिरी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आप देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उमेश पाल ने दिलेरी दिखाई। गोली लगने के बावजूद जो शूटर है उससे जूझते रहे, खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, उसके साथ हाथापाई की। और दूसरा गनर जो राघवेंद्र है, जो कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जब गली में भागे तो उसको भी गोली लगी हुई थी, गनर राघवेंद्र को भी, लेकिन उमेश पाल की जान बचाने के लिए वो भी गली में भागा। और तभी पीछे से जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है, उसने बम से हमला कर दिया। और आप सीसीटीवी पे साफ तौर पर देख रहे होंगे कि आखिर में जाकर के चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। तो कितना शक्तिशाली बम था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तो उमेश पाल की मौत जो है वो गोलियां लगने से हुई, और जो गनर राघवेंद्र था उसे पहले गोली लगी, लेकिन जो उसकी मौत की वजह थी, मौत की वजह यही बम था, जो घटना जो सीसीटीवी फुटेज में सबसे आखिर में नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं मोइन की, किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ हुआ जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की। पहले गोली लगती है उमेश पाल को और जमीन पर वो वहीं पर गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उठते हैं, खुद को बचाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। वहां से भागे, अपने घर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद शूटर्स ने, गनर ने उनको आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। बम से हमला कर दिया गया और वो बम से हमले की तस्वीर भी यहाँ पर कैद हो चुकी है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये 32 सेकंड का वीडियो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि
उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग थी। बचने की कोई गुंजाइश शूटर की तरफ से नहीं छोड़ी गई। यहां तक कि आप तस्वीरों में देखिए, जब गली में घुस गए थे उमेश पाल, बचने की खुद को कोशिश यहां पर की गई तो उस वक्त बम से हमला बोल दिया गया और बम से हमले की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ धुआं हो चुका था वहां पर। हालांकि ऐसे में 21 दिन बीत चुके हैं मोइन, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस एजेंसीज की तरफ से लगातार इसमें देखा जाए इनाम की राशि बढ़ाई जा रही है, अब 5 लाख कर दी गई है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सुराग कोई भी नहीं मिल पाया। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने सदाकत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सदाकत वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, घटनास्थल पर नहीं था। प्रयागराज पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि सदाकत ने साजिश रची थी। प्रयागराज का जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका जो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, उसके कमरा नंबर 36 में सदाकत रहता था और उसके कमरे में ही साजिश रची गई थी। 2 बदमाश जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। अरबाज नाम का जो बदमाश था, उस पर आरोप ये है कि वो गाड़ी चलाकर ले गया था जो हमलावरों के थे, और जो उस्मान चौधरी मारा गया है उस पर आरोप ये है कि वो सीधे तौर पर वारदात में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की गई थी और उमेश पाल को सबसे पहली गोली उस्मान चौधरी ने मारी थी। वही गोली लगने के बाद उमेश पाल गली में भागे थे। ये जो आज एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है, वारदात का सबसे आखिरी सबसे ताज़ा जो है वो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा रहा है। तो जब उस्मान चौधरी ने गोली मारी, उस गोली लगने के बाद उमेश पाल जान बचाने के लिए अपने घर की गली में भागते हैं। बहुत सकरी गली है, तकरीबन 2 फीट की गली होगी, यानी 2 लोग एक साथ बराबर से चल भी नहीं सकते, इतना पतला रास्ता है। और तभी पीछे से एक शूटर आता है। इस शूटर के बारे में दावा यह किया जाता है कि यह माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और ये उमेश पाल जो कि गोली लगने से जख्मी हुए हैं, उनके सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि उमेश पाल उससे हाथापाई करते हैं, उसको ढकेल करके आगे बढ़ते हैं, अपने घर में घुस करके जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शूटर जो है वो पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उमेश पाल गिर जाते हैं। इस बीच उमेश पाल के परिवार की एक लड़की जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गली में घुसती तो है, वो उमेश पाल के नजदीक तक जाती है, लेकिन कई शूटरों को देखकर वो डरकर चीखते हुए वापस आ जाती है। जो गनर राघवेंद्र है, जो कि जिसके पहले गोली लग गई थी, उमेश पाल के साथ साथ उसे भी गोली मारी गई थी, वो उमेश पाल की जान बचाने के लिए गली में भागता है। गोली लगने के बावजूद किस तरह से, कितनी मुस्तैदी के साथ गनर राघवेंद्र भागते हुए गली में नजर आ रहे हैं, ये देखा जा सकता है। लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम आता है और वो गनर राघवेंद्र को टारगेट करके बम फेंकता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस गली में कई बार गए हुए हैं और आपको बता दें कि वो जो बम है, जो गनर राघवेंद्र को टारगेट करके मारा गया था, वो इतना शक्तिशाली था कि जो दीवार है, दीवार के का जो प्लास्टर है वो उखड़ गया था और बम के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। तो गनर राघवेंद्र को गोलियां भी लगी थी, लेकिन उनकी जो मौत की असली वजह है वो यही शक्तिशाली बम था, जिससे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो सीसीटीवी फुटेज में घटना की जो वारदात है, वारदात के अंतिम समय की जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी सीसीटीवी फुटेज में कैद है। 32 सेकंड का वीडियो जरूर है, लेकिन तमाम कहानी को बयां कर देता है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जब इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो उन्हें जांच को आगे बढ़ाने में भी काफी मदद मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, जांच एजेंसियों को भी इसमें मदद मिल सकती है, क्योंकि एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही हैं और इनमें साफ तौर पर ये शूटर्स नजर भी आ रहे हैं। इससे पहले भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, शाइस्ता परवीन के साथ तमाम शूटर्स उसमें नजर आ रखे थे। और इसी को और देखिए, एक और आपको बता दें, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब उमेश पाल पर उसका हमला किया गया था। ये उस वक्त का है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये दूसरा उस वक्त का जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, वहां से भाग रहे थे, गली में भाग रहे थे, अपने घर की तरफ भागने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब गोली लगने के बाद, जख्मी लगने के बाद भी उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की तो इन शूटर्स की तरफ से बम से हमला कर दिया गया। और वही तस्वीर, और ये देखिए, जब बम से हमला किया गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं। वहां पर गनर, जो उमेश पाल का गनर था, वो भी उमेश पाल को बचाने के लिए आगे की तरफ भागते हैं। तो ये 2 सीसीटीवी फुटेज जो कि बेहद अहम है जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की जांच हो रही है। ये शूटर्स इसमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिन्होंने उमेश पाल को मौत के घाट उतारा। उमेश पाल जो कि राजू हत्याकांड में एकमात्र मुख्य गवाह, लेकिन
जिस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए। अब जांच एजेंसियां इन शूटर्स की तलाश में लगी हुई हैं। गुजरात तक जांच पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये दो बेहद अहम तस्वीरें हैं उस वक्त की जब उमेश पाल की हत्या की गई थी। ये तमाम शूटर्स इसमें नजर आ रहे हैं। पहले गन से हमला किया गया, लेकिन जब जख्मी हालत में भी उमेश पाल उठ करके वहां से अंदर की तरफ भागता है, अपने घर की तरफ, इस पतली गली में जब वो भाग रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीर, ये रेड सर्कल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तस्वीर, यहाँ उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, उठे, वहां से भागे और पीछे पीछे शूटर्स जो कि हाथ में बंदूक लिए हैं, लेकिन उमेश पाल यहां से बच ना जाए इसके लिए बम से हमला कर दिया गया दूसरे शूटर की तरफ से। ये तस्वीर आप देखिए, और बम से हमले के बाद उमेश पाल की वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, खुद को बचाने की उमेश पाल की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर की गई। और ये तस्वीर उसके जिसने बम से हमला किया, हाथों में आप देखेंगे बम है, बम से भी हमले किए गए हैं। और साथ ही साथ जो गनर था उमेश पाल का, बचाने की पूरी कोशिश हालांकि की गई उमेश पाल को, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। उमेश पाल की वहां पर मौत हो जाती है। पूरी प्लानिंग यहां पर रच ली गई थी किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देना है शूटर्स की तरफ से। पहले गन से हमला किया, गोली चलाई गई, लेकिन उमेश पाल जब जख्मी हालत में भी उठ करके खड़े हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं अपने घर की तरफ, अपनी गली की तरफ, और इसी पतली गली में पीछे पीछे तमाम वो शूटर्स भी उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आते हैं, गोली चलाने के लिए उनके पीछे पीछे, लेकिन अंत में जाकर के बम से हमला कर दिया जाता है और उस बम के हमले में यहां पर उमेश पाल की मौत हो जाती है। ये दो बेहद अहम तस्वीरें सामने आई है। 21 दिन बीत चुके हैं इस हत्याकांड के और अभी तक जांच एजेंसियां तलाश कर रही है, छापेमारी की जा रही है। हर एक उस जगह पर पहुंचा जा रहा है जहां से भी कोई भी सुराग मिल रहा है पुलिस को। अब प्रयागराज की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके नंबरों के आधार पर भी जांच कर रही है। टोल प्लाजा तक ये जांच पहुंच चुकी है। गुजरात के साबरमती जेल तक ये जांच पहुंच गई है। अतीक अहमद के पास भी यूपीएससी की टीमें पहुंची, पूछताछ वहां पर की जा रही है। आसपास के तमाम होटल्स खंगाले जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो भी अतीक के गुर्गे हैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये शूटर्स इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि किसने मिलकर के उमेश पाल की यहाँ पर हत्याकांड में कौन कौन शामिल रखा है। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीर उसी दिन की है जब इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें दिख रहा है कि उमेश पाल को पहले गन से हमला किया गया, उसके बाद जब जख्मी हालत में भी उठ जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बम से फिर हमला कर दिया गया। देखिए, ये जो 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है, जो एबीपी गंगा के नए दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये 24 फरवरी की घटना है जब उमेश पाल कोर्ट से वापस लौटते हैं। सबसे पहले उनका गनर आगे का दरवाजा खोलता है, फिर पीछे के दरवाजे से बाईं तरफ बैठे उमेश पाल निकलते हैं और जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, जो शूटर उस्मान चौधरी था जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, वो उन्हें सबसे पहली गोली मारता है। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है। गोलियां लगने के बावजूद उमेश पाल जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागते हैं। घर तक जाने के लिए तकरीबन 30 से 40 मीटर की एक गली है, बेहद सकरा रास्ता है, 2 फीट की गली है। और उमेश पाल जैसे ही गली में घुसते की कोशिश करते हैं, एक शूटर उनके एकदम नजदीक आ जाता है और इस शूटर के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि यह माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का मोस्ट वांटेड बेटा असद अहमद है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ये शूटर उमेश पाल को सटाकर सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। उमेश पाल से हाथापाई होती है, उमेश पाल उससे जूझते रहते हैं। वो आगे भागने की भी कोशिश करते हैं घर की तरफ कि गोली लगी होने के बावजूद वो भाग सके, अपनी जान बचा सके, लेकिन शूटर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उमेश पाल को 7 गोलियां लगी थी, इनमें से 6 गोलियां आर पार हो गई थी, 1 गोली उनके शरीर में फंसी रह गई थी। तो जब शूटर सिर में गोली मारने में कामयाब नहीं होता तो उन पर पीछे से गोली मारता है। इस बीच जो गनर रहता है, राघवेंद्र जिसका नाम है, जिसको उमेश पाल के साथ ही बाहर सड़क पर गोली मारी गई थी, वो उमेश पाल की जान बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए वो भी गली की तरफ भागता है ताकि दौड़कर पहले सीसीटीवी तस्वीर जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि गन से यहां पर हमला किया गया, बम से भी हमला किया गया। उमेश पाल जब गाड़ी से उतरते हैं, 24 फरवरी की ये पूरी घटना, उमेश पाल अपने घर के लिए यहां पर पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे, लेकिन पीछे से बाइक पर सवार इन शूटर्स ने हमला कर दिया जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं। हालांकि वहां पर उनके जो गनर रहे, जो सुरक्षा कर्मी रहे, उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन यहां गन से हमला कर दिया गया।
गया था उमेश पाल पर। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब उमेश पाल ने भागने की कोशिश की और वहां से खुद को बचाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई कि किसी तरीके से वो बच जाए, लेकिन शूटर्स की तरफ से इस पूरी प्लानिंग के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, गली के अंदर वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, उसी वक्त बम से हमला कर दिया जाता है और ये बम से हमले की तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। दो तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें, ये 24 फरवरी की उस घटना की दोनों तस्वीरें उसी वक्त की है जब उमेश पाल पर हमला किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बेहद अहम दो तस्वीरें। इन तस्वीरों में, इन सर्कल्स में आप देख सकते हैं वो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल पर हत्या किया था। बाइक पर सवार ये वही शूटर है जिन्होंने उमेश पाल को हत्या करने के इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल रखे हैं। तो उमेश पाल का हत्याकांड का सबसे नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उमेश पाल खुद को बचाने के लिए भागते हैं। इस पतली गली में वो भाग रही हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि गनर भी पीछे पीछे आते हैं। उमेश पाल को बचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाती है, लेकिन बम से हमला कर दिया जाता है और बम से हमले की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वहां पर हालांकि हाथापाई भी होती है शूटर्स के साथ। हाथापाई होने के बाद वहां से भागते हुए उमेश पाल नजर आ रहे हैं। पीछे पीछे शूटर्स यहां पर गोली मारने के लिए उमेश पाल के, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाया शूटर तो बम से हमला कर दिया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, बम से हमले के बाद चारों तरफ वहां धुआं धुआं हो जाता है और इसी वक्त उमेश पाल की वहां पर मौत हो जाती है। तो ये बेहद अहम दो तस्वीरें सामने आई है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, उसी दिन की जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह बयां हो रहा है किस तरीके से प्लानिंग यहां पर की गई थी। शूटर्स जो पहले से ही ताक लगाए बैठे थे कि कब उमेश पाल पहुंचे, कब अपनी गाड़ी से उतरे और उन पर हमला बोल दिया जाए। मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, 21 दिन बीत चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है, एक के बाद एक करके सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं जिनमें साफ तौर पर ये शूटर्स नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब जांच आगे तक बढ़ चुकी है। ना सिर्फ गुजरात बल्कि अब खबर ये भी है कि प्रयागराज की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके नंबरों के आधार पर पता लगाने की कोशिश में पुलिस अब जुट चुकी है। कैसे अब इन तस्वीरों के जरिए जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, एक तरफ तो शूटर्स की सुरागरशी में लगी हुई है कि ताकि जो 5-5 लाख रुपए के इनामी शूटर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से मिलते थे, बरेली और अहमदाबाद जाते थे। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में है। इसी वजह से जो अहमदाबाद है, वो चाहे बरेली हो, वहां पर जो जेल के आसपास गाड़ियां मूव करती हैं, जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन जगहों पर पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में जो वारदात हुई है, वारदात से कुछ दिन पहले ही तकरीबन 500 गाड़ियां ऐसी थी जो प्रयागराज के नंबर्स की थी। हालांकि जो वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, अब तक उनका जिस तरीके से पूरा कनेक्शन सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने शातिराना ढंग में पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसमें यह भी हो सकता है कि जो लोग पहले जाते थे जेल में मिलने, वो प्रयागराज के बजाय किसी दूसरे नंबर की, दूसरे जिले के नंबर्स की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करते हो। लेकिन शक के आधार पर जो पुराने सीसीटीवी फुटेज है, टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज है, उन्हें पड़ताल की जा रही है। और अकेले बरेली जेल से, जो बरेली जेल के आसपास जाने वाला रास्ता है, उससे पहले जो टोल प्लाजा पड़ता है, वहां प्रयागराज के नंबर की 500 गाड़ियां ट्रेस की गई हैं। अब इनमें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये 500 नंबर जो है, ये गाड़ियां प्रयागराज जिले की हैं, ये किन लोगों की है, किस मकसद से वो बरेली गए थे, किस मकसद से उन्होंने टोल प्लाजा पार किया था, कहां गए थे, क्या था। तो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं जो अलग अलग एंगल पर, अलग अलग लेवल पर छानबीन कर रही हैं। और निश्चित तौर पर ये जो सारी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, टोल प्लाजा की तस्वीरें आ रही हैं, उसके जरिए पुलिस जो है वो पूरी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल। तो मोइन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे जांच एजेंसियां जांच कर रही है और इन शूटर्स को पकड़ने में लगी हुई है। तलाशी लगातार की जा रही है, क्योंकि 21 दिन बीत जाने के बाद भी इन शूटर्स की गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। ऐसे में हर उस जगह पुलिस पहुंच रही है जहां से भी सुराग मिल पा रही है, जहां भी कनेक्शन इनका जुड़ रहा है शूटर्स का, हर जगह पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साबरमती पहुंची पुलिस, वहां पर जांच की जा रही है एसटीएफ की, यूपी एसटीएफ की तरफ से। यहां तक ईडी की भी एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। ईडी जो कि अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य के बारे
में पता लगाने में लगी हुई है। इस पूरे मामले में 21 दिन बीत जाने के बाद भी तमाम शूटर जो कि गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, ऐसे में मोइन तमाम सवाल जो है वो पुलिस जांच एजेंसी पे भी खड़े हो रखे हैं। उनके लिए चुनौती और बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे और खुलासे हो रहे हैं ये नेटवर्क और बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे पुलिस के सामने चुनौती भी बढ़ती जा रही है। चुनौती इस बात की बढ़ती जा रही है कि उमेश पाल शूटआउट केस का आज 21वां दिन है और पुलिस की अगर हम बात करें, एसटीएफ की बात करें, तो जो भी जांच एजेंसियां हैं अभी तक उनके हिस्से में कोई बड़ी कामयाबी नहीं आ पाई है। एक भी नामजद आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। और अगर उस्मान चौधरी को छोड़ दें तो उसके अलावा जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना तो कोई पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। एक बदमाश उस्मान चौधरी जिसका नाम था, जिसने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी, वो जरूर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ साथ जो शूटर्स थे उनकी गाड़ी चलाने वाले अरबाज को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन अब तक हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका एबीपी गंगा पर। सर, दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एबीपी गंगा के पास ही तस्वीरें भी हैं उसी दिन की जब 24 फरवरी को उमेश पाल पर इस तरीके से हमला किया गया था। इन तस्वीरों में दिख रहा है पहले हमला किया गया, उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद बम से हमला कर दिया गया। सर, कैसे इस पूरे मामले में जांच आगे चल रही है? आप अवगत हैं और आपने प्रारंभिक संबोधन में ये स्पष्ट किया कि 2 अभियुक्त मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, एक गिरफ्तार हुआ है और हजारों करोड़ की संपत्ति के ऊपर न सिर्फ बुलडोजर चला है बल्कि उसको जब्त कर ली गई है, चल अचल संपत्ति। और ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। ये उम्मीद करना कि सभी अभियुक्तों का निस्तारण संभव न हो पाए। ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं, अपने पलायन और भागने के रास्ते पहले तैयार करते हैं। लेकिन ये भी आप आश्वस्त रहें और मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से कोई नहीं बचा है। समय जरूर लगा है लेकिन गिरफ्तार और दस्तयाब और मुठभेड़ सबकी हुई है और हमारी यूपी पुलिस की खाते में आज तक कोई बचा नहीं है, चाहे सुल्ताना हो, मान सिंह हो, मलखान सिंह हो, माधव सिंह, मोहर सिंह, कबीराम पोती, महावीर, सबका इलाज यूपी पुलिस ने किया है। इनका भी इलाज समय रहते शीघ्र सर्वोच्च प्राथमिकता में जरूर होगा। लेकिन सर, 21 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई शूटर हाथ में नहीं आ पाए हैं। ऐसे में सर, क्योंकि कोई ना कोई तो बड़ा इन्हें संरक्षण देता है, ऐसे में ये अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो जाते हैं कि खुलेआम बम यहाँ पर बरसाए गए, खुलेआम फायरिंग की गई है? देखिए, उसामा बिन लादेन के पीछे पूरा विश्व लगा था और दस्तयाब होने में और कामयाबी मिलने में काफी वर्षों तक लग गए। इनमें वर्षों तो नहीं लगेगा, महीनों भी नहीं लगेंगे, जल्द से जल्द। लेकिन मैंने जैसे निवेदन किया, ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं, कोई सामान्य पीहड़ में रहने वाले डकैत नहीं है। टेक्नोलॉजी का धन बल इनके पास है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके ऊपर किसी न किसी का वरद हस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अब तक बचे हुए हैं। लेकिन पकड़े की मां कब तक खैर मनाए, जल्द से जल्द इनका भी निस्तारण होगा। तो ऐसे में सर, ये किसकी जिम्मेदारी तय होगी कि आगे से यूपी में इस तरीके की तस्वीरें देखने को ना मिले, कम से कम, या अपराधी जिस तरीके से खुलेआम यहाँ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? आप सही कह रही हैं। ये जिस तरीके से प्रयागराज की जनजीवन को अस्त व्यस्त किया गया, बमबाजी की गई, खुलेआम उमेश पाल जी की हत्या की गई, 2 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, शर्मनाक और गंभीर घटना है और इसमें कार्रवाई आवश्यक है। और आपका कहना सही कि जब वांछित माफियाओं के ऊपर दबाव बनेगा तभी ये कार्रवाई संभव हो पाएगी। ये दबाव निरंतरता के साथ चलना चाहिए, न कि फेजेस में या किस्तों में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये जो माफिया खुलेआम यहाँ से फायरिंग करते हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, कोई डर नहीं, बेखौफ होकर के इनको लेकर के पूरी प्लानिंग की जा रही है, कैसे इन माफियाओं का आतंक खत्म करना है। लेकिन ये 2 बेहद अहम तस्वीरें उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें हैं जब इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त की, कि किस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी साजिश के तहत यहाँ पर ये अपराधी, ये शूटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरता है उसी वक्त हमला कर दिया जाता है। ताक लगाए वहां पर बैठे शूटर्स की तरफ से फौरन हमला और खुद को बचाने के लिए वहां से भागे भी उमेश पाल।
जख्मी हालत में, घायल अवस्था में भी गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे पीछे शूटर्स भाग रहे हैं, लेकिन जब गोली मारने में नाकामयाब रहे ये शूटर्स तो बम से हमला बोल दिया गया और उसी वक्त बम से हमले के बाद उमेश पाल की मौत यहां पर हो जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। बेहद अहम ये तस्वीरें और जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। हालांकि सवालों के घेरे में भी है, चुनौतियां बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त बीत रहा है। नए नए खुलासे हालांकि हो रहे हैं इस पूरे मामले में। हर जगह जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। ईडी की एंट्री इस पूरे हत्याकांड में हो चुकी है। उनकी तरफ से अलग जांच की जा रही है आर्थिक साम्राज्य को लेकर अतीक के। लेकिन ये तस्वीरें जो सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, तस्वीरें हमारे सामने हैं एबीपी गंगा पर कि उस दिन कैसे इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। खुलेआम, अपराधियों में कोई डर नहीं। सर, कैसे इस पूरे मामले में आप लोग कार्रवाई करेंगे कि अपराधी इस तरीके की वारदातों का अंजाम ना दे पाए आगे से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये घटना जो है बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इस तरह की सनसनीखेज हत्या हो जाना और वो भी बीच बाजार में और शूटर्स आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह को शूट आउट करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। और इतने दिनों के बाद लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी भी शूटर का गिरफ्तार न होना या अकाउंट फॉर न होना, ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के लिए। आप सुन रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक साइंस है जी। ये एक साइंस इस तरह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आते रहते हैं बीच में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आए, ओरल एविडेंसेस आए, हेयरसे एविडेंसेस आते हैं या और भी ऐसे फुटप्रिंट्स जो हमें मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो या किसी भी प्रकार के हो, उन सबों का विश्लेषण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इन सारे कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ना होगा और जोड़कर ही ये पता लगाना होगा कि एक्चुअल में शूटर्स कौन है, शूटर्स की क्या तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है, क्या रोड मैप होना चाहिए इन अपराधियों के आतंक को खत्म करने का, जिस तरीके से खुलेआम यहाँ पर अंजाम दिया गया है इस घटना को? क्योंकि एक या दो शूटर्स नहीं है सर, बहुत सारे हैं, पूरा एक नेटवर्क सामने आ रहा है। देखिए, इन सब जघन्य अपराधों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा कि हम किस प्रकार इफेक्टिव पुलिसिंग करें। और इफेक्टिव पुलिसिंग जो है वो, रोबस्ट पुलिसिंग जो है वो इसी तरह हो सकता है जब हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को एक्ट अपॉन करें। हमारा जो सर्विलांस है, हमारा जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, उन सबों को हम उपयोग में लाएं। और देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, जो गवाहों की रक्षा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि अगर हम गवाहों की रक्षा नहीं करेंगे तो इंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाद में कोई भी आदमी गवाही देने के लिए नहीं आएगा, और अगर गवाही देने के लिए नहीं आएगा तो ऐसे ही हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत दिनों में फ्रक्टिफाई होते हैं। अगर कोई गवाही नहीं देने आएगा तो हम कन्विक्शन, प्रोसिक्यूशन बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम विटनेसेस को किस प्रकार इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करें, और केवल प्रोटेक्ट ही नहीं करें। आप देख लीजिए कि इस कांड में उमेश पाल को 2-2 गनर्स मिले हुए थे। बहुत अहम बात आपने सर यहाँ पे कही कि इस तरीके से मुख्य गवाहों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत ही शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े, उनसे पूरी बातचीत हमने की, आपने सुना भी। उनकी तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि हम जिम्मेदारी भी तय करेंगे, हम ये निश्चित भी करेंगे कि आगे से इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दिया जा पाए। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी जो सिस्टम है उसकी चूक का मामला था। बाद में हमने एक्सक्लूसिव तौर पर ये जानकारी दी कि शाइस्ता परवीन, जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वारदात के तकरीबन 20 घंटे बाद तक उनका मोबाइल फ़ोन ऑन था, लगातार बातचीत हो रही थी, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थे। उसके बावजूद पुलिस का पकड़ना नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, कहीं ना कहीं ये तंत्र पर की जो सिस्टम है उसकी लापरवाही को तो दर्शाता है। लेकिन भले
भले देर हो गई हो, लेकिन अगर अभी भी यूपी पुलिस मुस्तैद हो जाए, अभी भी पूरी शिद्दत से काम करे, तो ऐसी कोई वजह नहीं है जहां पर जो शूटर्स हैं, जो नामजद आरोपी हैं, वो उन्हें पकड़ा ना जा सके। और यही बात जो दो पूर्व डीजीपी जुड़े हुए थे, चाहे विक्रम सिंह जी जुड़े रहे हो, चाहे ओपी सिंह जी जुड़े रहे हो, दोनों ने यही बात कही है। दोनों ने कहा है कि गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कहीं ना कहीं चूक रह गई है, लेकिन यूपी पुलिस इतनी सक्षम है कि वो जब लगेगी पूरी ताकत के साथ, और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी वारदात हुई है, 20 दिन हो गई है, ऐसा नहीं कि जो जांच एजेंसियां वो शांत बैठी हुई हैं। देश के तमाम हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक 9 से 10 राज्यों में छापेमारी की गई है, नेपाल तक टीम भेजी गई, भूटान तक संभावनाएं तलाशी गई। लेकिन यह अलग बात है कि जो शूटर्स थे वो प्रोफेशनल किलर थे, उनको इस बात का अंदाजा था कि पुलिस किस तरीके से पीछा कर सकती है, पुलिस किस तरह से उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। तो अब तक शूटर्स भले ही बचते रहे हों, लेकिन पुलिस अफसरों का दावा है कि जल्द ही जो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, सभी को जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, और इस पूरे मामले में जो भी सबसे सख्त कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं जो आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज है। 24 फरवरी को वारदात के बाद का जो सबसे आखिरी सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ पर एबीपी गंगा के दर्शक एक्सक्लूसिव तौर पर देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो शूटर्स थे उन्होंने उमेश पाल पर को गोली मारी। गोली लगने के बाद जब वो लड़खड़ा कर गिरते हैं, जान बचाने के लिए गली की तरफ भागते हैं, तो एक शूटर नजदीक आता है, सिर में सटाकर गोली मारने की कोशिश करता है। उमेश पाल से उनकी हाथापाई होती है, और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो शूटर था, जो गली के अंदर तक घुसा, वो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद है। बहरहाल उसके बाद जब वो गनर राघवेंद्र आता है तो राघवेंद्र पर बम से हमला किया जाता है। यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, गनर राघवेंद्र को भी बाहर सड़क पर गोली मारी गई थी, और उसके बाद जब गनर राघवेंद्र गली की तरफ भागते हैं उमेश पाल की जान बचाने के लिए, तब गुड्डू मुस्लिम पीछे से उन पर बम से हमला करता है, और बम के उसी हमले की वजह से गनर राघवेंद्र की मौत हो जाती है। बिल्कुल। और मोइन, ये दो बेहद अहम तस्वीरें, पूरी जानकारी और पूरी डिटेल आप दे रहे हैं किस तरीके से 24 फरवरी को उस दिन इस घटना को वहां पर अंजाम दिया गया, और बेहद अहम ये तस्वीरें हैं जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि इनमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से उमेश पाल को यहां पर मारने की कोशिश की गई थी। वहां पहले से ही तमाम शूटर्स जो कि मौजूद थे। जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी वहां पहुंचती है, उमेश पाल बाहर उतरते हैं अपनी गाड़ी से, तभी हमला बोल दिया जाता है पीछे से, और अपने आप को जब बचाने के अंदर की तरफ भाग रखे हैं। उसके बाद ये शूटर्स पीछे पीछे वहां से भागते हैं, बम से हमला वहां कर दिया जाता है। गनर जो कि पीछे उन्हें बचाने की कोशिश करता है, उस पर भी यहां पर हमला बोल दिया गया। इसको लेकर के मोइन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पूर्व 2 डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके से अपराधियों का जो ये आतंक है उसे खत्म करना बेहद जरूरी है, खासतौर से जो मुख्य गवाह होते हैं। मोइन, एक बात का उन्होंने जिक्र किया, पूर्व डीजीपी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि मुख्य गवाह जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जिम्मेदारी यहां पर तय होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी गवाह बनने में संकोच ना करे, डरे ना। देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये पुलिस के लिए सीख लेने का वक्त है, सबक लेने का वक्त है, ताकि इस गवाहों जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं, उसमें गवाहों को किस तरीके से सुरक्षा देनी है ये निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, उमेश पाल जैसे लोग हैं, वो गवाही देने से पीछे ना हट सकें। दूसरी कि ये अगर हम पर्टिकुलर उमेश पाल केस की बात करें तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, हर लेवल पर कहीं ना कहीं कमी हुई है, और जो दोनों पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाब देनी तय होनी चाहिए, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है, किसी की कमी पाई जाती है, चूक पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि इस घटना से एक संदेश जाए कि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके की चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रयागराज को पुलिस कमिश्नरेट कुछ दिनों पहले ही बनाया गया था। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये सबसे
सबसे बड़ी वारदात इस तरीके की हुई जिसकी गूंज अकेले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में पिछले 3 हफ्तों से सुनाई दे रही है। तो एक चुनौती है और इस चुनौती को प्रयागराज पुलिस को कबूल करना होगा। जो शूटर्स हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए नए सिरे से अब रणनीति बनानी होगी, क्योंकि 3 हफ्ते का वक्त बहुत हो जाता है। इसके साथ साथ जो नामजद आरोपी है माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए अब नए सिरे से कोशिश करनी होगी, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जो शूटर्स थे वो प्रोफेशनल किलर थे। उनको पता था कि पुलिस उन्हें किस तरीके से ढूंढेगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसी जगह छिप गए हैं जहां तक पहुंचना पुलिस के लिए कतई आसान नहीं है। लेकिन पुलिस के पास तमाम सिस्टम मौजूद है, पूरा तंत्र उनके साथ है और अगर नए सिरे से रणनीति बनाकर काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उन्हें कामयाबी मिलेगी। और इसी तरीके के दावे जो प्रयागराज पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो या दूसरे अधिकारी हो, वो इसी तरह के दावे कर भी रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं, जो भी शूटर्स हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। उमेश पाल हत्याकांड में मोइन ये भी समझाइएगा, क्योंकि अब ईडी की भी एंट्री यहाँ हो चुकी है, तो ईडी कैसे इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अपनी भूमिका निभा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अतीक के जितने भी आर्थिक साम्राज्य है वहां तक ईडी पहुंच गई है। भाई रख दो। बात करें उमेश पाल शूटआउट केस की, तो उमेश पाल शूटआउट केस में निश्चित तौर पर ईडी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल ईडी ने पहले ही अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तो प्रयागराज की जो ईडी की यूनिट है वो इस मामले में जांच कर रही है और नवंबर 2021 की बात करें तो नवंबर 2021 में अतीक अहमद के प्रयागराज के फूलपुर इलाके में स्थित एक प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था। तकरीबन 8 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू थी और उसके बाद जो है वो अतीक अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन और कंपनियों के तकरीबन 1 दर्जन बैंक खाते सीज कराए गए थे। इन खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी। तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख रुपए इन खातों में जमा थे। उसके बाद से 15 महीने का वक्त हो गया था, ईडी पूरी तरह शांत हो गई थी। दरअसल राजेश्वर सिंह जो कि लखनऊ से बीजेपी के विधायक हैं, वो उस वक्त जब ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था तो ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उन्हीं के निर्देशन में कार्रवाई चल रही थी, कई कार्रवाइयां की गई थी। लेकिन राजेश्वर सिंह के वीआरएस लेने के बाद से ईडी की टीम शांत होकर बैठी थी, कोई खास कार्रवाई नहीं की गई थी। अब उमेश पाल शूटआउट केस में जिस तरीके से अतीक अहमद और पूरे परिवार का नाम सामने आया है, जिस तरीके से भूमिका सामने आई है, उसके बाद ईडी की टीम एक बार फिर से एक्टिव होने जा रही है। और हमें जो जानकारी मिली है कि ईडी के एक ज्वाइंट डायरेक्टर दिल्ली से आकर प्रयागराज में लगातार कैंप कर रहे हैं और ईडी ने जो पड़ताल की है उसमें से प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ समेत आधा दर्जन जिलों में अतीक अहमद की 100 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है और इन संपत्तियों को जल्द से जल्द ईडी जब्त भी कर सकती है। इस बारे में कवायद की जा रही, यानी ईडी भी अब एक बार फिर से एक्टिव होकर एक्शन मोड में नजर आती हुई दिखाई देगी। जांच एजेंसियां हर लेवल पे जांच कर रही है, जहां से भी सुराग मिल रही हैं।